नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप निर्भय सिंह, प्रेरणा जनसंचार और शोध न्यास की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत के सैन्य इतिहास में कारगिल युद्ध का बड़ा ही महत्व है। यह हमारे देश की सेना के शौर्य और पराक्रम से जुड़ा हुआ विषय है और हम सभी इसको लेकर गौरवान्वित होते हैं। आज हमारी वार्ता का विषय जो है वह कारगिल विजय दिवस पर ही है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे सम्मानित अतिथि सेवानिवृत्त मेजर जनरल नीरज बाली जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। वार्ता को प्रारंभ करने से पूर्व मैं अपने अतिथि महोदय का परिचय करा देता हूं। मेजर जनरल बाली ने लगभग 4 दशकों तक सेना में एक इन्फेंट्री अधिकारी के रूप में कार्य किया है। आप 10 वर्षों तक जम्मू कश्मीर में तैनात रहे हैं और आपने सफलतापूर्वक आतंकवादी विरोधी बटालियन का भी नेतृत्व किया है। आपकी वीरता के लिए आपको सेना पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही विभिन्न सैन्य संस्थानों में आपने शिक्षण कार्य भी किया है। आप रक्षा अध्ययन में एमएससी और एमफिल हैं। प्रतिष्ठित एशिया पैसिफिक सेंटर ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज होनोलुलु यूएसए के आप पूर्व छात्र हैं और साथ ही एक योग्य स्वतंत्र निदेशक हैं। आप अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जाने जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी आप अनेक प्रतिष्ठित शैक्षिक एवं औद्योगिक संस्थानों के लिए प्रबंधन परामर्शदाता एवं संगठनात्मक स्तर के दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। जनरल साहब, आपका फिर से एक बार स्वागत है। कारगिल विजय दिवस को लेकर मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं और संपूर्ण देशवासियों को भी कारगिल विजय दिवस की बधाई। कारगिल विजय दिवस, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि हमारी सैन्य क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसने विश्व में भारत की सेना को सदैव की तरह बड़ी दृढ़ता के साथ स्थापित किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह खदेड़कर विजय पताका फहराई थी। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई इस दिन की, इस दिवस की, जो हम सबका साझा दिवस है। कारगिल युद्ध के बारे में मैं थोड़ी सी विस्तार से बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में मई से लेकर जुलाई 1999 में लड़ा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ। इस ऑपरेशन को हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। और ये जो लड़ाई हुई, ये वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके अंदर भारतीय टेरिटरी में हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, नेशनल हाईवे 1, जो श्रीनगर से लेकर ले जाती है और कारगिल होकर गुजरती है वो। तो ये पूरी लड़ाई लाइन ऑफ कंट्रोल में उसी नेशनल हाईवे 1 के पार हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो करीब 160 किलोमीटर लंबा एक इलाका है। अब इस इलाके के ऊपर जो हमारी पोस्ट थी और हैं, वो करीब 5000 मीटर की औसतन ऊंचाई पर है, यानी करीब मान के चलिए 16000 फुट ऊंची, और बहुत कठिन इलाका है। वहाँ पे पहाड़ियों के ऊपर कोई कवर नहीं है। अगर आप 5 या 10 कदम भी चलते हैं तो सांस उखड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। और कुछ चोटियां तो 5485 मीटर यानी 18000 फुट की ऊंचाई पर भी है। ये जो इलाका है, इसमें एक तो ज़िले का जो हेडक्वार्टर है कारगिल है, जिसमें लोग रहते हैं। उसके अलावा मशको वैली है, दरास है, ये कुछ नाम है, बटालिक है, ये कुछ नाम अभी हम पूरे भारत वासियों को ये नाम से परिचित होंगे। जो कारगिल है वो पाकिस्तान में स्कार्डू से केवल 173 किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इलाका इतना नज़दीक था कि शायद पाकिस्तानियों का ये इरादा था कि हम आसानी से जीतने के बाद लॉजिस्टिक सप्लाईज चीज़ें जो हैं वो भेज पाएंगे, क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा नहीं था। पाकिस्तान ने ये जो आपने नापाक इरादे की बात की, पाकिस्तान ने क्यों किया? सबसे पहले पाकिस्तान को ये उनका मानना था कि इस इलाके में जब कोई भी टेंशन होगी तो
पूरी दुनिया के जो देश हैं वो इसमें कूद पड़ेंगे और कश्मीर जो है वो फिर हाईलाइट हो जाएगा। और वो क्यों कूदेंगे? क्योंकि आपको याद होगा कि उससे कुछ साल पहले ही भारत ने और पाकिस्तान ने परमाणु बम के धमाके किए थे। सो पूरा विश्व जो है वो शायद इस झगड़े को लेकर या इस टेंशन को लेकर घबराएगा और वो इसमें कूदेंगे। दूसरा, 1999 में मैं भी वहीं था। मैं कश्मीर में एक राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन का सीईओ था। हमारा रोल मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करना था, मारना था। तो मुझे याद है कि उस टाइम पे काफी हद तक हमने मिलिटेंसी पे कंट्रोल कर लिया था। और ये एक वजह हो सकती है कि उन्हीं मिलिटेंट्स को, जिनको हम टेररिस्ट बोलते हैं आजकल, उन्हीं का मोराल ऊंचा करने के लिए ये एक और कार्रवाई पाकिस्तान करना चाहता था, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद जो उसके पुराने हथकंडे हैं उससे शायद कश्मीर हाथ में आने वाला नहीं है। कुछ लोग का ये भी मानना है कि ये हमारे सियाचिन के ऑपरेशन मेघदूत का बदला था एक तरह से, जो हमने 1984 में सियाचिन का बहुत बड़ा भाग हमने अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये सब चीजें थी और पाकिस्तान का ये भी मानना था, और ये सबसे बड़ी गलती उनकी थी कि एक बार जब वो पहाड़ियों पे आके बैठ जाएंगे तो भारतीय सेना पहाड़ियों के ऊपर, जहाँ पे कवर नहीं है और तरह तरह की मुश्किलें हैं, वहाँ पे कोई भी हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर से जब गोलियां बरसती हैं तो इस तरह का हमला करना जहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है वो एक तरह से नामुमकिन होगा। ये उनकी सोच थी, उनकी समझ थी। तो ये जो पूरी प्लान है ये 1998 में एक तरह से बननी शुरू हुई दोबारा से, जब परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया गया। और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया कि सर्दियों के दौरान एक पुरानी आपस में मैं कहूँगा एक तरह से ट्रेडिशन थी, सर्दियों के दौरान हम भी और वो भी अपनी अपनी पोस्ट छोड़कर नीचे आ जाते थे, क्योंकि सर्दियों में वहाँ रहना, इतनी बर्फ में वहाँ रहना वो संभव हो भी सकता है लेकिन बहुत बहुत मुश्किल था। तो ये कई सालों से चला आ रहा था। तो एक तरह से इस अंडरस्टैंडिंग को तोड़ते हुए उन्होंने चुपके से आके फरवरी 1999 में अपने फौजियों को भेजना शुरू किया। और बहाना ये बाद में बनाया कि ये लोग मिलिटेंट थे, लेकिन फौजियों को भेजा और कुछ हमारी पोस्ट जो थी उसमें आके वो बैठ गए। जो लोग बैठे उसमें शायद बहुत थोड़े कोई मिलिटेंट होंगे, ज्यादातर लोग जो थे वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो कि पाकिस्तान का पैरा कमांडो है, और उनकी एक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है, उसकी 4 से लेकर 7 बटालियन के लोग थे। और इन लोगों ने आके पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे 132 जगह पर छोटी छोटी अपनी पोस्ट बना ली या वहां पे आके बैठ गए। अब अप्रैल तक ये तकरीबन अपनी कार्रवाई पूरी कर चुके थे। शुरू में इस बात का भारतीय सेना को पता नहीं चला। कई कारण थे, बहुत कारणों में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन शायद हमारी इतनी पेट्रोलिंग नहीं हुई कि हम उसको डिटेक्ट सर्दियों के दौरान जो हमें करनी चाहिए थी। और उसके अलावा पाकिस्तान से हमेशा आर्टिलरी फायर आता है, गोलाबारी होती रहती है पूरा साल, वो होती रहती थी उन दिनों में। तो उस बीच घुसपैठियों का पता नहीं चल पाया। लेकिन मई के दूसरे सप्ताह में जब हमारी एक पेट्रोल, जिसका लीडर था कैप्टन सौरभ कालिया, और अभी बहुत ये नाम भी बहुत फेमस है, उस पेट्रोल को जब वो गए तो उन्होंने उनका अचानक घात लगा दिया पाकिस्तानियों ने, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि यहाँ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। और ये लोग क्यों गए थे? क्योंकि बटाली के एरिया में एक चरवाहा था, उसने खबर दी कि शायद लगता है कि वहाँ आपकी पोस्ट के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है वो मिलिटेंट हो। तो शुरू में हमने यही अनुमान लगाया कि ये जिहादी हैं, ये मिलिटेंट हैं, उसी हिसाब से कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन बाद में जब ये क्लियर हो गया कि ये जिहादी नहीं है, ये तो फौज है उनकी, तो फिर भारतीय सेना को पूरी तरह से मोबिलाइज किया गया। उसमें थे करीब 30,000 आर्मी के अफसर और जवानों ने हिस्सा लिया ऑप विजय में। एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया, उसको ऑपरेशन सफ़ेद सागर बोलते थे। और ये ऑपरेशन जो है, नेवी ने भी कुछ हिस्सा लिया। नेवी ने पाकिस्तान को जाने वाले जो जहाज थे उनको ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की। और बाद में जब ये लड़ाई खत्म हो गई तो नवाज शरीफ ने एक
जगह कहा था कि हमारे पास 6 ही दिन का ऑयल बचा था जब ये लड़ाई समाप्त हुई। तो भारतीय सैनिकों ने पहले टाइगर हिल, टोलोलिंग कॉम्प्लेक्स द्रास में उसके ऊपर हमला करना शुरू किया। 250 के करीब आर्टिलरी की गन लगाई गई, जिसमें बोफोर का बहुत बड़ा रोल था। और ये लड़ाई जो है ये जुलाई तक चलती रही। जुलाई के पहले सप्ताह तक पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो ना केवल हारने वाले हैं, पर उनकी नाक पूरी तरह से कटने वाली है। वो वहां से खदेड़े जा रहे थे। तो उस समय पाकिस्तान अमेरिका की मदद मांगी, और आपको याद होगा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, बिल क्लिंटन, उन्होंने मदद देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मदद तब देंगे जब आप अपने पूरे लोगों को कारगिल से हटा दोगे। तो उस बेसिस के ऊपर 4 जुलाई को 1999 को एक तरह से फैसला हुआ कि पाकिस्तान जो है वो युद्ध समाप्त कर देगा। लेकिन फिर भी कुछ पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार रहे, और खास करके एक उनकी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल थी, उन्होंने तो बिल्कुल ही मानने से मना कर दिया। तो लड़ाई चलती रही, और आखिर में जुलाई के लास्ट सप्ताह में, आखिरी सप्ताह में, हमने पूरा का पूरा कारगिल जो हमारा था हमने वापस ले लिया, और 26 जुलाई को ये पूरी कार्रवाई समाप्त हुई, जो कि इसी वजह से हम कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस प्रकार से ये पूरी रणनीति पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर बनाई, और 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर उन लोगों ने हमारी कुछ चोटियों पर अवैध कब्जा किया। और आपने बताया कि किस प्रकार से जो अपने अधिकारी, सैन्य अधिकारी सौरभ कालिया वहां पहुंचे, और उस घटना के बाद भारत की सेना को ये पूरी तरह से पता लगा कि यहाँ ये मामूली घुसपैठ नहीं है, ये एक पाकिस्तान की सेना के द्वारा की गई घुसपैठ है। तो क्या हम इस प्रकार की घटना, जो कि हमारा नेशनल हाईवे वहां से गुजरता है, पूरी सेना की रसद वहां से जाती है, उस पर वो सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद भी ऐसा हो गया, तो क्या इसको हम अपनी कमी मान सकते हैं? क्या ये माना जा सकता है कि किसी प्रकार की इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था? थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, हमारे देश की और हमारी फौज की एक खूबी है जो बहुत देशों में नहीं है। वो ये है कि जहां हम गलती करते हैं मानते हैं। हमारे देश में आपको कोई नहीं बोलेगा कि 1962 की लड़ाई हमने जीती चाइना के साथ। अगर आप पाकिस्तान के लोगों से बात करेंगे तो वो उनकी बातों से ऐसे लगता है कि 71 में भी वही जीते। तो हम अपने आप को झूठ नहीं बोलते। तो वाकई ये हमारी कुछ गलतियां थी। मैं आपको इन गलतियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि इस युद्ध में हमारे 527 लोग शहीद हुए, और 1363, अगर मुझे याद ठीक है, तो जख्मी हुए। और पाकिस्तान की ओर उनका इतना भी समन्वय नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि उनके कितने लोग मारे गए। नवाज शरीफ के कहने के मुताबिक 2700 लेके 4000 आदमी मारे गए। पाकिस्तानी आर्मी के हिसाब से उनके 453 आदमी मारे गए। जो मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उन्होंने एक व्हाइट पेपर छापा, उसमें बोला 3000 लोग मारे गए। और इस तरह से परवेज मुशर्रफ ने बोला 665 मारे गए। तो उनका ये भी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आने वाला हूं, वो पॉइंट ये है, पाकिस्तान ने हमारी संस्कृति और हमारे संकल्प को ठीक तरह से नहीं जांचा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अमेरिका में जब पढ़ाई कर रहा था, जब भारतीय सरकार ने भेजा था, मेरे साथ 3 पाकिस्तानी अफसर थे, और हमारी रोज बात होती थी। और उनकी बातें सुन के मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनकी संस्कृति बदल चुकी है। ये 1947 वाली बात नहीं है कि वो भी हमारे जैसे हैं, हम भी उनके जैसे हैं। और क्या बदला? सबसे पहला, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अहंकार से ग्रस्त है। उनका ये मानना है, क्योंकि वो देश वो चलाते हैं, तो उनका मानना है कि उनको किसी से समन्वय करने की जरूरत नहीं। तो जब ये लड़ाई शुरू हुई तो परवेज मुशर्रफ ने ना एयर चीफ को बताया, ना नेवल चीफ को बताया, ये छोड़िए अपने कई कोर कमांडरों को भी नहीं बताया, और मानना तो ये है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी नहीं बताया। उन्होंने इसकी जरूरत नहीं समझी। भारत में क्या हो रहा था?
अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो रोज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ से रोज मिल रहे थे। एक तो ये बात है। दूसरा, उनको शायद हमारे संकल्प का पूरा ज्ञान अभी हुआ नहीं था। हो जाना चाहिए था 71 के बाद, लेकिन हुआ नहीं था। वो मुझे मुझे पूरा पता है कि अब तक उनको क्लियर हो गया होगा। तीसरी और आखिरी बात मैं जो कहूंगा हैरानी की, कि जब उनके लोग मारे गए, उनके सिपाही मारे गए, तो उन्होंने उनकी बॉडीज लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहना शुरू किया कि तो हमारे आदमी नहीं है, तो है ही नहीं, ये तो मिलिटेंट है, हमने लेना ही नहीं है। अभी इस बात को ध्यान से सोचिए, और शायद मैं इसके ऊपर एक कहानी पे भी आऊंगा लास्ट में। उस देश में उस फौज की उन पलटनों पे क्या असर होता होगा, उनकी मानसिकता पे, जिसके लोग मारे जाते हैं या शहीद हो जाते हैं उनकी तरफ से, और उनको कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता, जबकि भारतीय सेना एक भी व्यक्ति को लड़ाई के मैदान में छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये जो संस्कृति है ये बहुत बहुत अलग अलग है। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे, क्या हमारा ये इंटेलिजेंस फेलियर था? बिल्कुल था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत सी रिपोर्ट्स थी, हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं थी। उस इंफॉर्मेशन को हमने किस तरह से पढ़ा, उन रिपोर्टों की व्याख्या कैसे की, उसमें हमारी कमी थी, और समन्वय में कमी थी। एक बड़ी चीज जो एक तरह से मैं लेसन कहूंगा, जो फौज के लिए तो है ही है, हम सब के लिए है, वो ये है कि हमने अपने दुश्मन की रिपोर्टें जब पढ़ी, तो हमने उनका जो व्याख्या किया वो उसी तर्क पे आधारित था जो हमारी सोच थी। यानी जैसे हम सोचते हैं, दुश्मन भी ऐसा ही सोचेगा। मिसाल के तौर पे हमने बोला सर्दियों में तो कोई हमला करता नहीं, हमें मालूम है वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पर सर्दी में हमला नहीं करेंगे, पर उन्होंने हमला नहीं किया, उन्होंने कुछ और कर दिया। हमने ये सोचा कि पाकिस्तान हमेशा घुसपैठ करता है, इन्होंने अफगानिस्तान में भी वो किया, कश्मीर में भी वो किया, तो ये घुसपैठ करेंगे। हमने ये नहीं सोचा कि जिस इलाके की बात हो रही है कारगिल, वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां की जनसंख्या है, वो तो पाकिस्तान की फेवर में है ही नहीं। वो तो 70 से 80% इलेक्शन में वोट करते हैं। वो लोग तो बिल्कुल बुद्धिस्ट है, शिया मुस्लिम है, और लोग हैं, वो तो पाकिस्तान की सपोर्ट ही नहीं करते, और घुसपैठ की कोई तैयारी भी नहीं थी। तो ये हमारी गलती थी, हमने इंटेलिजेंस को शेयर नहीं किया अच्छी तरह से, समन्वय नहीं बनाया, और ये सब कमियां भी पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारी जरूर एक बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम लोग अपनी जो है नैतिक परंपरा जो युद्ध की रही है, उसमें आज भी भारत की सेना उन्हीं आदर्शों को मानकर चलती है। और जैसा आपने बताया कि सर्दियों के समय में दोनों ही सेनाएं उस पोस्ट को छोड़ देती थी, और ये विश्वास माना जाता था कि नैतिक हम उसको अनुशीलन कह सकते हैं सेना का, कि दोनों सेनाओं को वो पालन भी करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसका पालन नहीं किया। तीसरा प्रश्न है मेरा कि जो हुआ वो तो बहुत अच्छी तरह से पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आज के समय में हम कारगिल की क्या स्थिति को देखते हैं, और ऐसी घटना दोबारा ना हो उसके लिए हमारी तैयारी कैसे है, हमने क्या रणनीति बना के रखी हुई? देखिए, इसका मैं बड़ा संक्षिप्त जवाब दूंगा, क्योंकि ना तो मैं अभी जो इमीडिएट प्लान्स हैं वो जानता हूँ, ना मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगा, लेकिन मैं आपको ये कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हम हर भी किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और जैसे आपने बोला कि हमारी एक सोच है भारतीय सेना की, हम एक बार एक चीज की गलती कर सकते हैं, उस गलती को दोहराते नहीं हैं। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बार बार वही कुछ ना कुछ चालाकी करते रहे, फिर पिटते रहे, फिर चालाकी करे, फिर पिटते रहे, 48 में भी घुसपैठिए भेजे, बाद में भी घुसपैठिए भेजे, और ये करते रहे। तो हमने अपनी जो भी छोटी मोटी गलतियां थी उनको हमने समझ लिया है, और अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमारी डिप्लॉयमेंट है, जो हमारे फौजी हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी तकनीकी सूझबूझ है, वो सब इतनी सुदृढ़ है कि ये दोबारा नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। सर, आप मुझे ये भी बताइए कि अभी चीन के साथ भी अपना सीमा विवाद चल रहा है। कारगिल में हमने किसी चीजों को नियंत्रण में लिया, अब चीन के साथ भी देखने में आ रहा है कि कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ विषयों को लेकर तनाव सामने आता है, चाहे वो लद्दाख की सीमा हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा हो। तो इसके विषय में एक सैन्य अधिकारी होने के नाते से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चीन के साथ जो बॉर्डर है उस पर रहा हूँ, और मुझे बॉर्डर क्रॉस करके चीनी सेना के साथ बातचीत करने का भी एक मौका मिला है। तो थोड़ा बहुत मुझे उनकी मानसिकता का जो है वो फर्स्ट हैंड आइडिया है।
लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा, ये जो सीमा का विवाद है हमारा चीन के साथ, ये हमने धरोहर में लिया है ब्रिटिश राज से। और इसमें इसमें कुछ तो छोटे छोटे इलाके हैं जो विवाद में हैं, जैसे एक्साई चिन, जो चीन अपने अपने शिनजियांग और तिब्बत क्षेत्र में उसका हिस्सा मानता है, और हम कहते हैं कि नहीं, वो हमारे लद्दाख का हिस्सा है, उस पर उसका कब्जा है। और दूसरी जो विवाद है, जो बड़ी विवाद है, वो मैकमोहन रेखा के दक्षिण में है। जो मैकमोहन रेखा है या मैकमोहन लाइन है, ये पहले इस इलाके को बोलते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या नेफा। जिस जमाने में पहली बार मैं वहां गया, उसको हम लोग नेफा कहते थे, अब हम इसको अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, और ये भारत का बिल्कुल हिस्सा है। ये हम उसको प्रशासन करते हैं पूरी तरह से। हमें ये समझना चाहिए कि जो मैकमोहन रेखा थी, वो अंग्रेजों के ज़माने में उनका एक कप्तान था, कैप्टन मैकमोहन, उसे भेजा गया था कि चाइना और भारत के बीच में जो बॉर्डर है उसका नक्शे के ऊपर उसकी हिसाब लगाओ कि उनका क्या है, हमारा क्या है। तो मैकमोहन तो कई ऐसे इलाकों में पहुंचे ही नहीं जहां पे बॉर्डर था। मुझे मुझे बिल्कुल वो गांव भी पता है जहां वो गए हैं, क्योंकि मैं भी वहां जा चुका हूं। लेकिन उन्होंने फिर भी एक लाइन बना दी बॉर्डर के ऊपर। वो बॉर्डर हमें ब्रिटिश राज ने दे दिया कि ये आपका बॉर्डर है। ये आपको जानना चाहिए कि 1914 में शिमला में एक बार कुछ चीनी आए थे किसी और वार्तालाप के संदर्भ में, लेकिन उस समय उनसे उस बॉर्डर की लाइन के ऊपर हस्ताक्षर कराए गए थे। लेकिन जब वो वापस गए तो एक तो चीनी सरकार ने उसको मानने से मना कर दिया, और दूसरा लोगों को मार ही दिया जो उनके बंदे यहाँ आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है डिस्प्यूट, ये जो समस्या है, ये बहुत दिन से चली आ रही है। और मैं ये भी कहूँगा कि शायद इसको पूरी सीरियस तरीके से शुरू में हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की, शायद 1962 से पहले, जब हमारे चीन के साथ संबंध ठीक थे, जब हम शायद कर सकते थे। लेकिन 62 में फिर भारत और चीन का युद्ध हुआ, दोनों विवादित क्षेत्रों में लड़ा गया, और जो चीन था वो लद्दाख में भी और पूर्व में मैकमोहन रेखा को पार करके हमारे देश में आ गया, और बाद में उसको छोड़ के चला भी गया। उसके बाद कई छोटी बातें होती रही हैं बॉर्डर के ऊपर। 1967 में एक तरह का सिक्किम क्षेत्र में एक संघर्ष हुआ, उसके बाद 2017 में हुआ भूटान के इलाके में, और 2020 में तो कई झगड़े हुए, जिसमें गलवान का नाम एक बहुत फेमस हो गया है, जहाँ पे मेरी रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू वो शहीद हुए, जिसमें चीनी पक्ष ने चालाकी के साथ हमारे जवानों के ऊपर कांटेदार तारों में लिपटे हुए लोहे की छड़ों से हमले किए। दोनों तरफ लोग मारे गए, इधर भी मारे गए, उधर भी मारे गए। सो ये विवाद जो है, ये तो बड़ा पुराना विवाद है। मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा अपना व्यू है, ये मैं भारतीय सरकार की तरफ से तो मैं नहीं बोल सकता, मेरा ये मानना है कि ऐसा लगता है कि चीन इस बॉर्डर की प्रॉब्लम को सुलझाने के हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि ये सुलगता ही रहे, ये मामला हमेशा जीवित रहे। और शायद इसका कारण ये है कि हमारा देश जो है वो अभी शक्तिशाली बन रहा है, हमारी इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, हम एक तरह से उनके कॉम्पिटिटर हैं। तो हमें दबा के रखने के लिए शायद, ताकि ये समस्या हमेशा बनी रहे, और इसके लिए हमें हमेशा ध्यान से चलना है, कश्मीर इनके सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत सतर्क की जरूरत है। तो ये है इसका मोटे तौर पे जो भी समस्या है। सर एक बात और बताइए कि जैसे आपने इस टाइम कहा कि आप कारगिल युद्ध जब चल रहा था उसके भी एक अभिन्न अंग रहे हैं, तो आपकी दृष्टि में कोई ऐसी घटना आपको याद आती हो जिसने आपके मन पर बड़ा ही प्रभाव डाला हो और आप उसको यहाँ हमारे साथ साझा करना चाहें तो? जैसा कि आपने अपनी शुरू में कहा कि मैंने एक पुस्तक लिखी है जो अभी छपने वाली है 1-2 महीनों में, तो उसमें भी कई ऐसी चीज़ों का जिक्र है। लेकिन देखिए, कारगिल पे तो हम पूरी दिन बात कर सकते हैं, और मैं आपको ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो बिल्कुल रोंगटे खड़ी कर दे। मैं 1-2 बातों की बात करूँगा। विक्रम बत्रा का नाम एक बहुत प्रसिद्ध हुआ
परमवीर चक्र मिला उनको, जिनको जब उन्होंने पहली बार हमला किया, कप्तान थे, पहली बार हमला किया, 13 जैकरिफ बटालियन का वो हिस्सा थे, जिसके सीओ थे लेफ्टिनेंट कर्नल वाई.के. जोशी, जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर हुए। तो पहला हमला जो किया गया तो वो .5140 पे किया गया। 5140 का मतलब है उतने मीटर की हाइट। तो उस समय से पहले विक्रम बत्रा से उनके सीओ ने पूछा कि जब तुम हमला जीत जाओगे तो रेडियो सेट पे मुझे क्या कोड वर्ड बताओगे? तो उन्होंने बोला मैं कोड वर्ड दूंगा, दिल मांगे मोर। तो वो बहुत फेमस हो गया। अभी उस पर एक पिक्चर भी बन गई है, शेरशाह, क्योंकि शेरशाह उनका रेडियो कोड था। ये हुआ 20 जून को, और 4 जुलाई को उनको दोबारा बोला गया कि एक और हमला करने की जरूरत है 4875 पे। उस टाइम पे विक्रम बत्रा की तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, पर उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया मशकों में। तो जब वो हमला चल रहा था उसमें कई लोग शहीद हुए, कई लोगों को चोट लगी। तो विक्रम बत्रा एक बड़ी चट्टान के पीछे थे जब उन्होंने देखा कि एक जवान जो है उसको गोली लग गई है। असल में तो वो जवान मर चुका था, लेकिन उनको मालूम नहीं था। तो उन्होंने अपने साथ वाले सूबेदार को बोला, सूबेदार रघुनाथ सिंह को, कि हम बाहर निकलते हैं और इसको जाके बचा के लाते हैं। तो सूबेदार रघुनाथ सिंह ने कहा कि सर मुझे लगता है कि वो तो शायद शहीद हो चुका है। शहीद हो गए हैं। हाँ, तो विक्रम बत्रा ने कहा कि तुम डरते हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं मैं डरता नहीं हूँ, मैं चलूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो विक्रम बत्रा ने उसको कहा कि देखो तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, पहले मैं जाऊंगा। और वो गए और उसी कोशिश में उनको गोली लगी और वो शहीद हुए। अब मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, ये बात क्यों बता रहा हूँ? ये मैं बात आप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको भारतीय सेना की लीडरशिप की झलक मिलेगी, जहां जो सीनियर लीडर है, जो ऑफिसर है, वो जवानों को बचाता है, वो जवानों को प्रोटेक्ट करता है। और यही वजह है कि जवान भारतीय सेना में इस तरह से आदेशों का पालन करते हैं और अफसरों को फॉलो करते हैं। तो एक तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ। दूसरा, और ये आपको शायद नहीं मालूम होगा, एक पोस्ट पे हमने हमला किया था, एक राजपूत बटालियन ने। बड़ी मुश्किल से वो हमला हुआ, क्योंकि जहाँ से उन्होंने चढ़ाई करनी थी वो बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी, उसके ऊपर बर्फ थी। तो 2 दिन लगे उसमें कील ठोकने में और रस्सियां बांधने में। और जब वो पलटन ऊपर पहुंची तो पाकिस्तानियों को पता ही नहीं था कि ये कहाँ से आ गए। तो उन्होंने सारे के सारे जो ऊपर बैठे थे उनको मार दिया। उसमें पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का एक लेफ्टिनेंट था, उसका नाम था तैमूर मलिक, पैरा कमांडो। अब जब ये सब मारे गए तो जैसा कि हमारे फौजी करते हैं, उन्होंने जगह जगह कब्रें खोदकर और पूरे सम्मान के साथ इनको अपनी रेन कोट में लपेट के सबको बॉडीज को दफना दिया। ठीक है, पूरे फौजी तरीके के साथ। अब ये बात हो गई। तैमूर मलिक के जो दादा थे वो पाकिस्तान में एक ज़माने में जज थे, और जब ये घटना हुई तो वो इंग्लैंड में सेटल थे, इंग्लैंड में रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि महीने के बाद या कुछ दिनों के बाद वो भारतीय एम्बेसी में गए, दूतावास में गए, और वहाँ जाके उन्होंने एक बड़ी अजीब रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा देखो मेरे घर में जो लोग हैं वो तो रोना बंद नहीं कर रहे, तो क्या कोई तरीका है कि भारतीय सरकार, भारतीय सेना मेरे पोते की शव को ढूंढ कर और उसको दोबारा निकाल के और पाकिस्तान भेज सके? तो ये बात जो है वो दूतावास से दिल्ली में आई। भारतीय सरकार ने जो आर्मी के चीफ थे उनसे बात की कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो जनरल वेद मलिक जो थे उन्होंने उस समय के सीओ से बात की। उन सीओ का नाम था उस टाइम पे लेफ्टिनेंट कर्नल कौनसम हिमालय सिंह, मणिपुरी थे, और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए। तो उनकी जो आपस में बातचीत हुई वो ये थी कि ये कोई आदेश नहीं है, पर क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि फिर वहाँ जाके पहाड़ी पे ढूंढना शुरू करें और खोद के देखें कि उसमें कहाँ पे तैमूर मलिक का शव है। तो केत सिंह ने उनका जवाब ये दिया, उन्होंने कहा देखिए सर, भारतीय सेना में हम लड़ाई के मैदान में अफसरों को या लीडर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम जवानों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हम ये करेंगे तो मेरे जवानों पे के मनोबल पे हो सकता है बुरा असर पड़े कि देखो हम एक अफसर की बॉडी को ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपसे आदेश चाहता हूं या परमिशन चाहता हूं कि मैं सब पाकिस्तानियों की बॉडी, अफसर और जवान सबको निकालूंगा और सबको पाकिस्तान भेजा जाएगा।
और उस पोस्ट से सबके सबको निकाला गया और सबको भेजा गया। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारा विचार, ये भारतीय सोच। तो ये मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। जनरल साहब, आपने ये जो दोनों बातें बताई, मुझे लगता है कि पहली बात तो कहीं ना कहीं जब बत्रा सर का कहीं भी जिक्र आता है टेलीविजन चैनल्स पर, तो लोगों को पता लग जाती है। लेकिन ये जो दूसरी बात आपने बताई, निश्चित रूप से ये भारत की सेना के उस गौरवमयी विरासत को, परंपरा को आगे बढ़ाने वाली है, जिसको हम अपने सनातन काल से युद्ध परंपरा में जिन नैतिक मूल्यों का निर्वहन करना चाहिए, उसका हम युद्ध में भी पालन करते हैं और युद्ध के बाद भी पालन करने में पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा कीर्तिमान हमारी भारतीय सेना ने स्थापित किया, के उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। एक अंतिम प्रश्न मैं और करना चाहता हूं कि हमारे देश की जो युवा हैं, प्रत्येक युवा हमारे देश का वो भारतीय सेना में जाने का स्वप्न देखता है और उसके मन में सेना के प्रति एक आदर सम्मान होता है। तो हमारे देश के युवाओं से इस कारगिल दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहले कि ये जो विचार है कि भारतीय सेना में लोग जो हैं वो ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं, ज़्यादा देश के बारे में सोचते हैं, वो सही नहीं है। आप कहीं भी रह के भारत की सेवा कर सकते हो। जो लोग सेना में हैं और जो लोग सेना से बाहर हैं, उनमें कोई असल में कोई अंतर होता नहीं। जब मैं फौज में गया था, मैं 16 साल का था, मैंने अपने जीवन में कभी अंग्रेजी की एक लाइन भी नहीं बोली थी। मैं भी उसी तरह के घरों से आया हूं जिससे जहां से हम सब आते हैं, छोटे छोटे शहरों से, गांवों से। तो पहली बात अपने दिल से ये निकाल दीजिए कि हम खाली भारतीय सेना में ही जाके देश की सेवा कर सकते हैं। आप चाहे एक सरकारी अफसर में ऑफिस में काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप एक लिफ्ट के ऑपरेटर हो, अगर आप अपना काम ठीक कर रहे हो तो आप देश की सेवा कर रहे हो। लेकिन अगर आप भारतीय सेना में जाना चाहते हैं या भारतीय सेना से कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको 1-2 बातें कहूँगा। सबसे पहले, आपको अगर जीवन में इज्जत चाहिए, अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, तो आपको सबसे पहले अपना उदाहरण देना होगा। अगर हमारा उदाहरण सही नहीं है तो हम जितने मर्जी भाषण दे दें, हमारे नीचे हमें कोई फॉलो नहीं करेगा। लोग फिर भी नमस्कार करेंगे, पैरों को हाथ लगाएंगे, वो सब करेंगे, लेकिन आपको वो फॉलो नहीं करेंगे। आप अपने घरों में देखिए, एक समय आता है कि बच्चा अपने माता पिता की कही हुई कई बातें नहीं मानता, वो खाली वो मानता है जो माता पिता करते हैं। सो पहली चीज आप भारतीय सेना से ये सीखिए कि अगर आपको जीवन में कुछ भी बनना है तो पहले अपना उदाहरण सही करिए, अपना डिसिप्लिन सही करिए, अपना पहरावा, अपनी बातचीत, अपनी सोच, इन चीज़ों को ठीक करिए ताकि सब लोग आपको फॉलो कर सकें, ताकि आप एक रोल मॉडल बन सकें। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। दूसरा है कि अगर आपको भारतीय सेना अच्छी लगती है और अगर आप उसकी इज्जत करते हैं, और मैं जानता हूँ कि पूरे देश में इज्जत है, मैं छोटे छोटे गाँवों में गया हूँ, राजस्थान की ढानियों में कहाँ भी गया हूँ, तो भारतीय सेना की हमेशा इज्जत होती है और जिसका हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व है। अगर आप भारतीय सेना की इज्जत करते हैं तो आप भारतीय सेना की जो वैल्यूज़ हैं उनको भी फॉलो कीजिए, खाली ट्विटर के ऊपर मत लिखिए, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं आपको इसको एक उदाहरण देता हूँ। अभी ये बात हुई कि हमने किस तरह से पाकिस्तानियों के शव वापस किए, इसी तरह की घटना के ऊपर मैं देख रहा था, ट्विटर के ऊपर कई लोग लिख रहे थे, ये क्या तरीका है, हम उनको क्यों खुश कर रहे हैं, वो तो हमारे साथ ये करते हैं और हम उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, क्या हम कमज़ोर हैं? ना, हम कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हम वो नहीं हैं। हम वो करते हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी नैतिकता हमें बताती है, हम उसको भूलते नहीं। अगर हमने दूसरे लोगों को कॉपी करना है, उन्हीं की तरह बनना है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो अगर आप भारतीय सेना को में यकीन करते हैं, आप मानते हैं कि भारतीय सेना कभी हारती नहीं, तो फिर आपको उनके वैल्यूज़ पे भी गौर करना चाहिए, उसकी अनुशासन के ऊपर भी गौर करना चाहिए और उसी अनुशासन को अपने जीवन में लाना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात मैं ये कहूँगा, देखिए, हम सब चाहते हैं कि हम जीवन में सफल हों। मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं पता, कोई ऐसा आदमी नहीं जानता, मैं कोई ऐसी औरत नहीं जानता
जो सुबह उठ के भगवान से ये प्रार्थना करे कि भगवान मुझे असफल कर दो। ऐसा तो कोई नहीं है, हम सफल होना चाहते हैं। लेकिन खाली सफलता की सपने लेना कोई प्लान नहीं होती। खाली सफलता की बातें करना, सपने लेना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये कोई प्लानिंग नहीं होती। अगर भारतीय सेना इस तरह से सोचना शुरू करे, एक दिन हम पाकिस्तान को हराएंगे, एक दिन हम ये कर देंगे, हम कभी नहीं जीतेंगे। हर चीज के लिए आपको एक प्लान चाहिए, अपने जीवन में अनुशासन चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कैसे करूंगा, कब तक करूंगा, कितने समय में करूंगा। और आखिरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी सफलता आपके पास आए, आप उस पर रुकिए मत। ये मत सोचिए कि अगर मैं, मान लीजिए मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं और मैं देश में 100 नंबर पे आ गया तो बहुत कमाल हो गया। कमाल तो आपने किया, लेकिन अगर भारतीय सेना से सीखना चाहते हैं तो याद रखिए, भारतीय सेना किसी भी युद्ध में द्वितीय स्थान पर भी नहीं आ सकती। 10वें स्थान को छोड़ो, 100वें स्थान को छोड़ो, हम किसी लड़ाई में सेकंड नहीं आ सकते। अगर हम किसी मिलिटेंट के अगेंस्ट सेकंड आए, उसका मतलब है कि हम मारे जा चुके हैं या जख्मी हो चुके हैं। तो ये जो 2-3 चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि आप भारतीय सेना से इंस्पायर होइए और जीवन के किसी भी पहलू में आप काम करते हो, जरूरी नहीं कि फौज में आना है आपने, तो इन चीजों को फॉलो करिए, आप जरूर सफल होंगे, ये मेरा मानना है। जनरल साहब, आपने बड़े ही अच्छी प्रकार से अपने विशेष रूप से जो इस सत्र के आखिरी में जो भारत के युवाओं को प्रेरित किया है, आपने तो ये साबित कर दिया है कि भारत के युवा केवल देश की रक्षा के लिए सेना में जाकर ही नहीं, अपितु सेना से इतर रहते हुए भी एक सैन्य कर्मी की तरह ही अपनी दृढ़ता का परिचय दे सकते हैं और अपने इस देश की रक्षा करते हुए, अपने इस देश की सेवा करते हुए अपने जीवन के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी काम करते हैं। तो आपने जो प्रेरणा दी है, निश्चित रूप से ये मैं समझता हूँ हमारे सभी दर्शकों को बहुत प्रेरित भी करेगी। और जो नई जानकारियां आपके माध्यम से मिली हैं, निश्चित रूप से वे भी भारतीय सेना के प्रति और भारत के युद्ध धर्म के प्रति नई जागरूकता फैलाएंगी। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं प्रेरणा मीडिया की ओर से और पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आपने अपने अमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।